आप लोगों को बताया जा चुका है ट्रेनिंग के बारे में कि किस तरह ट्रेनिंग होगी मेनली, क्योंकि जूम मीटिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। अब भी बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, इसमें एडमिट हो रहे हैं फिर डिलीट हो रहे हैं। तो बहरहाल आज का तो सेशन हमारा इसमें रहेगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर, और जब भी जरूरत होगी तो जूम मीटिंग पर भी हम मिलेंगे। बीच बीच में आपके क्वेश्चंस होंगे या कुछ भी आप पूछना चाहते होंगे तो आप डायरेक्टली चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। महसूस जी ने जैसा बताया आपको, तो पोल्ट्री फार्मिंग का जो शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर देसी की, बेसिकली देसी पोल्ट्री फार्मिंग के या कलर बर्ड की फार्मिंग की बात हम करेंगे। लेकिन ऐसा मतलब देसी में या ब्रॉयलर में कोई ऐसा डिमार्केशन नहीं है, कोई ऐसी ये नहीं है कि ये चीज ब्रॉयलर में होगी और ये चीज मतलब देसी पोल्ट्री फार्मिंग में होगी। बीमारियों की बात करें, फीड न्यूट्रिशन की बात करें, या कुछ भी इस टाइप की जो भी चीजें होती हैं जो ब्रॉयलर में या लेयर में ब्रीडर में होती हैं, वो सब देसी पोल्ट्री फार्मिंग में की जाती हैं। बीमारियां भी एक तरीके से एक ही टाइप की होती हैं, और जो न्यूट्रिशन है, फीडिंग है, वो भी एक टाइप की होती है, मैनेजमेंट भी एक जैसा होता है। तो पहली बात मैं शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप वैसे सीखेंगे, लेकिन बायोसिक्योरिटी, बीमारियों से बचाव जिसे हिंदी में कहते हैं, और न्यूट्रिशन, और जो चूजे हमारे पास पहले दिन आते हैं उन्हें किस तरीके से हम पाल सकते हैं, या उनका पालन पोषण हमें करना चाहिए जिससे हम मतलब एक बेहतर फार्मिंग कर सकें। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब करेंगे मेनली। मैं अपनी वीडियो खोलने की कोशिश करता हूँ। मेरी वीडियो आपको, ये ना एक बुक है पोल्ट्री डिजीजेस, दिख रही है आपको? हाँ, ये किताब जो है ये इंडिया में मतलब काफी हद तक वो मानी जाती है, इंग्लिश में है ये, और इसके अंदर काफी बीमारियों के और मैनेजमेंट के बारे में हमें मतलब बताया गया है। तो मैं इसी के हिसाब से आपको कुछ चीज बताता हूँ। दोस्तों, जो चूजा हमारे पास आता है पहले दिन, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? मतलब उस चूजे को अगर हमने मतलब पहले हफ्ते में, पहले 2 हफ्ते में अगर ठीक से पा लिया तो हमारा पूरा फ्लॉक अच्छे से निकलता है। अगर चूजा हमारे पास अच्छा नहीं आता है और उसे हम ठीक से पाल नहीं पाते हैं शुरुआती दिनों में, तो फिर हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि चूजा जो होता है वो सबसे शुरुआती चीज होती है पोल्ट्री की। बिना फीड के, बिना मैनेजमेंट के, बिना वैक्सीन के, बिना दवाइयों के पोल्ट्री फार्मिंग की जा सकती है, लेकिन बिना चूजे के पोल्ट्री फार्मिंग नहीं हो सकती। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है चूजा हमारा। तो हम चूजे को इस तरीके से देखते हैं कि कि वो किस तरीके से बड़ा होता है। एक उसके अंदर मतलब अंडे के अंदर मुर्गी अंडा देती है, ब्रीडर अंडा देते हैं, उसके अंदर चूजा पनपता है, और वो या तो हैचरी में आप उसे डाल देते हैं, इंक्यूबेटर में डालते हैं, या फिर आप उसे मुर्गी के नीचे रखा रहने देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अंडे के अंदर वो चूजा बनता है और फिर बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो वो हमें चलता फिरता ब्रूडिंग के दौरान दिखाई देता है। लेकिन एक अहम बात जो होती है वो ये होती है कि चूजा पूरी तरीके से बना नहीं होता है, वो आधा अधूरा बना होता है। आधा अधूरा का मतलब ये है कि उसका जो विकास है वो अंडे के बाहर भी हो रहा होता है धीरे धीरे। उसकी इंटेस्टाइन प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं, उसके लंग्स डेवलप नहीं होते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सिस्टम डेवलप नहीं होता। जैसे मुर्गियां आपने देखी होंगी, तो मुर्गियां खूब ठंड में भी रह लेती हैं,
मतलब उन्हें अगर आप ठंड में रखेंगे तो वो मुर्गियां ठंड में भी रह लेती हैं। लेकिन चूजे जो होते हैं अगर उन्हें थोड़े से ठंड में रखा जाता है तो वो एक जगह हडलिंग करने लगते हैं, एक जगह जमा होने लगते हैं। उस जमा होने को, वो जो जमा होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये एक अहम पहलू होता है चूजे के ग्रोथ का, उसके डेवलपमेंट का। ठीक है। तो जब उसकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की, शरीर के तापमान को वो नहीं बना के रख पाता है, तो अगर आप उसे बाहर से ठीक तापमान नहीं देंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, हडलिंग करेगा। और जब वो हडलिंग करता है ना, तो हडलिंग करने से, हडलिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है, तो उसमें मॉर्टेलिटी हमें काफी देखने को मिलती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है आ, आ, मुर्गी फार्मिंग में, वो चूजे से शुरू होता है, और चूजे के अंदर बॉडी टेम्परेचर एक अहम पॉइंट होता है। और अगर आपने टेम्परेचर ठीक नहीं दिया है या नहीं दे रहे हैं, अगर चूजा बच भी जाता है तो वो और बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसे हम सीआरडी, कोराइजा, इकोलाई वगैरह ये बोलते हैं। तो अब टेक्निकली तो पहली बात हो गई बॉडी टेम्परेचर की, शरीर के तापमान की। दूसरी बात ये आती है कि उस चूजे के अंदर उसकी जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती है, वो भी ठीक से बनी नहीं होती है। उसके अंदर जो क्योंकि होता क्या है कि वो दाना खाएगा। अभी तक तो वो अंडे के अंदर था, अंडे की जर्दी, अंडे की सफेदी, एल्ब्यूमिन, जो भी कुछ होता है वो उससे अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण करता रहता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बाहर आके क्या खाएगा वो? उसे अंडे की जर्दी उसकी पेट में थोड़ी सी रहती है, जिसे वो 2 या 3 दिन में इस्तेमाल कर लेता है। वो अंडे की जर्दी इतनी ज्यादा, मतलब उसके अंदर पोषण या पोषक तत्व होते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी वो बहुत तेजी से काम करती है। मतलब अगर आपने उसके इन्फेक्शन दे दिया किसी तरीके का, या उसके पेट में चला जाता है आपके गंदे संदे एनवायरनमेंट की वजह से, जिस जगह आप उसे पाल रहे हैं वहां साफ सफाई नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, फीड ठीक नहीं है, किसी भी वजह से योक सैक का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे मोर्टेलिटी होती है, जिसे शुरू में ही कहते हैं ओम्फिलाइटिस या योक सैक डिजीज या योक की बीमारी जिसे कहा जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम शुरुआत में कुछ प्रिवेंशन करते हैं। तो पहला पॉइंट था शरीर के तापमान का, दूसरा पॉइंट आया उसकी इंटेस्टाइन का, कि उसकी इंटेस्टाइन से वो यॉक जो जर्दी है वो जुड़ी रहती है, धीरे धीरे यॉक रिस रिस के उसकी आंतों में आती रहती है। आंतों के अंदर जब वो आती है वो उसे धीरे धीरे यूटिलाइज करता रहता है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर यॉक का इन्फेक्शन हो गया, जर्दी के अंदर इन्फेक्शन चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, तो वो जो रास्ता होता है जर्दी के आंतों में आने का, वो ब्लॉक हो जाता है। वो रास्ता जब ब्लॉक होता है तो उसमें काफी प्रॉब्लम आती है। मैं आपके साथ एक वो शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। अंदर, इस स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अंडा है, इसके अंदर ये जर्दी है, और ये साइड में इसके चूजा है। तो ये चूजा इस जर्दी से अपना पोषण लेता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये साइड में दिख रहा है आपको, ये जो यॉक का स्टॉक होता है, ये यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इधर जर्दी है और इधर ये चूजा है। तो ये इसकी आंतें होती हैं और इसके साथ इसका कनेक्शन रहता है। जब ये ब्रूडिंग में आएगा, मान लीजिए किसी भी तरीके से बैक्टीरिया इसकी आंतों में चला गया, तो बैक्टीरिया सीधा यॉक के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर जैसे ही यॉक के अंदर पहुंचता है तो ये जो कनेक्शन है बीच वाला, ये सूज जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से ये बंद हो जाता है और जर्दी अंदर नहीं जा पाती आंतों के अंदर। जब आंतों के अंदर नहीं जाएगी तो वो पचेगी नहीं, वहां डाइजेस्ट नहीं होगी। जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये इधर ही रह जाती है और बैक्टीरिया इस जर्दी के अंदर पनपने लगता है। खूब सारा बैक्टीरिया यहाँ पर पनपता है। तो इसके पनपने की वजह से इसमें यॉक सैक डिजीज होती है। तो दूसरा पॉइंट, इसकी आंतें, पहला पॉइंट तापमान ठीक नहीं था, मतलब ये तापमान मेंटेन नहीं कर सकता बॉडी का, तो आपको तापमान देना है।
दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इसकी आंतें पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो आपको इसे बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी देना है, इसे एंट्री स्ट्रेस, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह देने हैं, और अच्छी क्वालिटी का इसे दाना देना है, ताकि इसका जो शुरुआती इंटेस्टाइन है, आते हैं, वो डेवलप हो सकें। तीसरा पॉइंट आता है इसकी इम्यूनिटी का। चूजे के अंदर कोई इम्यूनिटी अपनी नहीं होती है, लेकिन ब्रीडर से, जिस ब्रीडर ने अंडा दिया और अंडे से चूजा निकला, उस ब्रीडर से कुछ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज की फॉर्म में जर्दी के जरिए चूजे के अंदर आती है। लेकिन वो जो इम्यूनिटी होती है 10 से 14 दिन तक काम करती है। इसी वजह से ज्यादातर जो वैक्सीन होती हैं वो 14 दिन के बाद लगाई जाती हैं, जो बूस्टर डोजेज होते हैं या जो भी मेन वैक्सीन हैं। क्योंकि अगर एंटीबॉडी किसी बीमारी के लिए आ रही है और वैक्सीन आपने पहले लगा दी, रानीखेत और आईबी की वैक्सीन लगाते हैं क्योंकि वो नाक में डाली जाती है, आंख में डाली जाती है, तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो म्यूकोजल इम्यूनिटी, मतलब जो उसकी सांस लेने की जो सिस्टम है, उसके अंदर जो एपिथेलियम है, जो उसकी परत है, उसके ऊपर इम्यूनिटी को बनाती है। ब्लड के अंदर इम्यूनिटी नहीं बनाती, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। अगर आप वैक्सीन चूजे को देंगे भी, इंजेक्ट करेंगे, तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और वैक्सीन को बेकार कर देगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया कि इम्यूनिटी चूजे की प्रॉपर नहीं होती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो आता है वो आता है उसके स्केलेटन का। स्केलेटन का मतलब होता है जो कंकाल होता है, वो तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है, मतलब उसे तो बढ़ना ही होता है। तो वो पहले दूसरे हफ्ते में उसका कंकाल तैयार हो जाता है, जिसके ऊपर उसे आगे की ग्रोथ करनी है। तो कुल मिला के ये जो 3-4 बातें हैं, इन्हें हमें चूजे को आने से पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि ये हमारा चूजा जब आए तो हम उसे साफ पानी दें, पानी के अंदर एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन दें। कुछ लोग गुड़ देते हैं, तो पुराने फार्मर भी इसमें होंगे जो मतलब पुराने तरीकों से फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि मतलब जैसे 1000 चूजे हैं तो उनपे लगभग 1 किलो गुड़ दे देते हैं पानी के अंदर, 1 किलो तक गुड़ मिलाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप इतना ज्यादा गुड़ उसे देते हैं तो वो उसकी इंटेस्टाइन में जाकर एक तरीके से जमा होने लगता है, वो उसे यूटिलाइज नहीं कर पाता, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो जब चूजा गुड़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसे ज्यादा दे दिया है, तो उसे बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, समझे आप लोग। तो इस वजह से जब ज्यादा, हद से ज्यादा गुड़ वगैरह दिया जाता है तो चूजों में इन्फेक्शन पनपने लगता है, इन्फेक्शन आ जाता है। तो वो इन्फेक्शन काफी उसके लिए नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह क्या होता है कि उससे योकसैक की बीमारी होगी और मोर्टेलिटी वगैरह होने लगेगी। तो कोशिश हम ये करते हैं कि पहले हफ्ते के अंदर कोई भी मोर्टेलिटी चूजे में इन्फेक्शन की वजह से ना हो। अगर चूजा पीछे से वीक आया है, उसका वेट कम है, अंडर वेट है, या कोई और प्रॉब्लम है, आते हुए भीग गया है, या उसका ट्रांसपोर्ट लंबा हो गया है, तो वो बातें तो अलग होती हैं, उनकी वजह से उन्हें एंटी स्ट्रेस विटामिन और वो सब दे के निकालना पड़ता है। लेकिन जो अहम बात होती है वो ये होती है कि हम कोई इन्फेक्शन पनपने ना दें, क्योंकि अगर पहले हफ्ते में इन्फेक्शन आ गया तो वो फिर मुर्गी में रहता है, उसे निकालना पॉसिबल नहीं होता, वो दब जाता है, बीमारी आपको नहीं दिखेगी दवाई देने के बाद। आप ना अपने क्वेश्चंस लिखते रहें। अब इसमें ना जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते रहें। अब मैं वो क्वेश्चंस देखता रहूंगा और उनका जवाब देता रहूंगा। ठीक है, तो डिस्कशन 2 वे हो जाएगा और ये थोड़ा अच्छा रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, क्वेश्चन हम जरूरी है कि उसमें लिख सकते हैं, हम इन बिटवीन नहीं पूछ सकते आपसे? पूछ सकते हैं, वैसे पूछ लीजिए आप। और क्वेश्चन ब्लॉक अभी शुरू होगा और अब ये क्वेश्चन ब्लॉक शुरू ही हो गया है, आप इसमें पूछते रहें, जब जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। वो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा, आप लोगों को भी बोर नहीं होंगे आप लोग। राइट सर, राइट सर, राइट सर। जी पूछिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है जी। हाँ, नंबर 1, जैसे कि आपने कहा है कि भी डिफरेंस बिटवीन बॉयलर एंड द कलर्ड बर्ड्स,
मतलब कि इन दोनों की इम्यूनिटी जो सी होती है लगभग सेम होती है और कुछ डिफरेंस होता है उनमें? नहीं नहीं, इम्यूनिटी ब्रॉयलर बर्ड्स की तो बहुत कम होती है। जी क्योंकि जी जी। इम्यूनिटी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है बर्ड्स के सेल्स होती हैं, कुछ लिम्फोसाइट्स कहा जाता है उन अरे सेल्स को। हाँ, तो वो उसकी खून की कोशिकाएं होती हैं, राइट खून के अंदर सर। मिलती हैं। ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होती हैं, राइट वो सर। ब्रॉयलर के अंदर लगभग 40% कम होती हैं। ओके सर। मतलब अगर देसी मुर्गी के अंदर वो 100 हैं, जी। तो ब्रॉयलर के अंदर 35 से 40 ही होंगी, मिलेंगी आपको। तो ब्रॉयलर ओके। के अंदर इम्यूनिटी काफी कम होती है ओके सर। कलर और बर्ड की। और हाँ। सर आपने बताया कि परफेक्ट साइज ऑफ चिक्स, हम्म। मतलब कि चिक का जो सा साइज होता है वो भी डिफरेंशिएट करता है कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं है। हाँ, परफेक्ट वेट क्या होता है सर, मे बी टेंटेटिवली? अगर हम लेयर चूजे की बात करें या नो सर, देसी की सर। देसी में अगर हम बात करें, तो 30 ग्राम का जो चूजा होता है वो काफी, मतलब उसे ठीक माना जाता है। मतलब इट इज कंसीडर्ड एज अ हेल्दी चिक? हाँ हाँ, हेल्दी चिक्स माना जाएगा उसे। ओके सर। और सर बॉयलर में जी? ब्रॉयलर में तो 42 ग्राम, 40-42 ग्राम का चूजा अच्छा 42। माना जाता है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपने एक बात कही थी कि गुड़ ना दे, उसके एवज में एंटी स्ट्रेस दे। वो एंटी स्ट्रेस क्या है सर? इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, मार्केट में मिलते भी हैं। एक हम लोग भी बनाते हैं, इजी ब्रूड नाम से। वो अगर आप लें तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल, ये जो आते हैं, इन्हें भी दिया जा सकता है। और सर इसकी इजी क्वांटिटी ब्रूड, मतलब किस रेशियो में? इजी ब्रूड मतलब परफेक्टली इसी के लिए बनाया गया है। और इजी ब्रूड के अंदर ये लगाइए कि लगभग 8-9 तरह के डिफरेंट विटामिन भी हैं, प्रोबायोटिक्स भी हैं, और ग्लूकोज भी है, सभी कुछ है। तो वो लगभग 100 ग्राम के करीब 1000 चूजों पे वो दिया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रॉल वगैरह या ग्लूकोज या गुड़ ही दे रहे हैं, तो गुड़ दें, मतलब 50 ग्राम से ज्यादा ना दें सर 1000 चूजों पे। सर टेक्निकली बेटर तो यही है ना कि हम बच्चों को नेचुरल में रखें, लाइक गुड़िया और चीजें, या हम स्विच करें इनको उनके अंदर नहीं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की? भाई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह ये ज्यादा बेनिफिशियल चीज है। गुड़ में तो बहुत इन्फेक्शन वगैरह वो सब आता है। हम अपने बच्चों को गुड़ थोड़ी खिलाते हैं, जी जी। क्योंकि वो गर्म होता है। सर जो चूजा होता है वो कितने ग्राम होना चाहिए उसको इस तरह में? अभी पर बार बताया जैसे मैंने, मेरे देसी पास बर्ड का चूजा 30 ग्राम तक का सही रहता है। नहीं किसी नहीं सर, उसको फीड कितनी खानी चाहिए? फीड कितनी खानी चाहिए, जितनी भी वो खा सके वो उतनी फीड आप उसे दीजिए। मेरे पास सर 350 बर्ड है, तीन सौ हाँ, पचास वो रोज का 45 किलो खा लेते हैं। कितने कितने दिन के हैं वो? सर वो है 2 महीने के। 2.5 महीने के। हाँ, तो और उन्हें तो आप थोड़ा सा, क्योंकि वो देसी होंगे, कौन सी ब्रीड है वो? सर RIR है और ब्लैक एस्ट्रोलॉग है। तो उनका फीड तो आप अब अगर वो अंडे दे रहे हैं, अंडे देने के लिए आपने पाला है, तो उनका फीड तो कम कर दीजिए। अब रात में लाइट वगैरह बंद कर दिया कीजिए। और अगर वो नहीं उन्हें सर, मीट, मैं ना तो शाम को भी डालता हूँ। हाँ तो बस वो ठीक है। तो ये हाँ, क्योंकि फीड इनमें, शाम को अच्छे से आज शाम को डाली है मैंने 6 बजे, और कल शाम को 6 बजे डालूंगा आप लोग को। हाँ तो वो ठीक है। मतलब लेकिन ना, ऐसा ना हो कि लगभग 50 ग्राम फीड पर बर्ड जाता रहे 2.5 महीने के बर्ड के लिए। ठीक है सर। मतलब उससे कम ना हो, उससे ज्यादा हो सकता है। 50 ग्राम ठीक पर है बर्ड। सर। सर बॉयलर में देसी में क्या थोड़ा डिफरेंस होता तेज है? बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। बॉयलर में देसी बॉयलर देसी क्या डिफरेंस है? क्या है कि 40 दिन के ये बड़ा हो जाता है, देसी लेट लग जाता है, क्या ब्रॉय प्रॉब्लम हो सकता है? ब्रॉयलर और देसी में क्या फर्क है? हाँ, तो ये 40 दिन में ग्रोथ हो जाता है, हाँ ये इसको 5-6 महीने लगते हैं, क्या हाँ, डिफरेंस है? वो डिफरेंस जेनेटिक डिफरेंस होता है उसका, जो अनुवांशिक वो है ना, मतलब उसे इस तरीके से सेलेक्ट किया गया है जेनेटिकली, अनुवांशिक तौर पे, कि वो वेट गेन बहुत जल्दी करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे एक लंबे इंसान की शादी एक लंबी
लड़की से की, एक लंबे लड़के की शादी लंबी लड़की से की, तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। और फिर जो वो बच्चे लंबे होंगे तो उनके लिए भी फिर उनकी शादी के लिए ढूंढ के आप लंबे लंबे लोग ले आइए। तो फिर वो जो नस्ल होगी, वो खानदान होगा, वो लंबे लोगों का खानदान हो जाएगा। इसी तरीके से जो मतलब ब्रॉयलर बनाने के लिए जो नस्लें यूज हुई हैं, वो हमने मतलब उन्हें वो ज्यादा वेट गेन करने वाली नस्लें थी, कॉर्निश और प्लायमाउथ रॉक। हम इसको वही बॉयलर फीड देके इसको नहीं ग्रो करा सकते ऐसे ब्रॉयलर फीड देके। वो अंदर ही उनके एक ऐसा सिस्टम है, उनका जेनेटिक या डीएनए का हो आप, इन बर्ड्स का, ब्रॉयलर का, कि वो डीएनए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है उनकी ग्रोथ के लिए। और फिर और उनका फीड फिर उसे सपोर्ट करता है। किसी ने सवाल पूछा है टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो क्या सॉल्यूशन है। आप उसे ब्रूडर से मेंटेन कीजिए, जो गैस ब्रूडर आते हैं, बुखारी आती है, हीटर है, उससे मेंटेन कीजिए अगर टेम्परेचर कम है। सर ये जो देसी बर्ड है और बॉयलर है, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी सेम, ऑलमोस्ट सेम होती है क्या दोनों की? हाँ नहीं, हम जो खाएंगे उसकी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो? हाँ, वो जो हमें चिकन से मिल रहा है, जो इंसानों को मिल रहा है चिकन से। यस। हाँ यार, होती तो है डिफरेंट। देखिए, एक दिनेश कुमार लिख के आ रहा है मेरे फार्म पे 1:30 बजे रात में ट्रक आएगा बच्चे लेके, वो तैयारी कर रहा है ब्रूडिंग कैसे की जाती है, चिक गार्ड लगा के भूसा बिछा रहा है। देखिए, किसी को दिख रहा है? कौन है? दिनेश कुमार मेरे फार्म पे, हिमाचल प्रदेश से। दिनेश कुमार? देखिए दो हैं दिनेश कुमार। हाँ, ब्रूडिंग करने के लिए धान का छिलका बिछा रहा है, चिक गार्ड लगा लिया है। यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, ये तैयारी। अब हमारे पास बच्चा कब आने वाला है? 2 बजे रात में। तो आज हम कम से कम 7 दिन नहीं सोएंगे। वो तैयारी चल रही। चलिए, सही सही है, सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सर अगर मैं शाम को जैसे आपको पैदा 6 बजे दाना डालता हूँ तो 10 बजे जैसे उसकी लाइट बंद करता है सर। सर ये तो आपका फार्म है सर? हाँ जी। आपकी आवाज कम आ रही है। सर ये जो ढाई ढाई महीने में आप 50 ग्राम, ये 2.5 महीने के बच्चे को जो 50 ग्राम जाएगा सर, दिन भर में से 50 ग्राम देना है? हाँ 50 ग्राम, क्योंकि वो चढ़ता भी है ना, आसपास चढ़ता भी होगा। अच्छा, फ्री रेंज में। सर आज मेरा एक का चिक मर गया, 6 दिन का, पीएम किया तो उसके पेट से पीला पानी निकला, बता दें क्या हुआ था। देखिए, पीला पानी अक्सर पेट से निकलता है, छोटे चूजों में भी निकलता है, बड़ी मुर्गियों में भी निकलता है। तो पीला पानी भरने की जो वजह होती है वो उसका लीवर खराब होना होता है। ठीक है, ये कौन सा है? हाँ, विक्रांत मुगरई जी, विक्रांत नाम है आपका? सर मैं, हाँ जी सर, आप शर्ट पहन लीजिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी। ठीक है, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि जो पीला पानी भरता है पेट के अंदर, वो उसके लीवर के खराब होने की वजह से होता है। लीवर खराब किसी भी एज में हो सकता है, और लीवर खराब होने के डिफरेंट कारण भी होते हैं। सबसे अहम कारण जो होता है वो होता है टॉक्सिसिटी। अगर टॉक्सिसिटी आ गई है, मतलब फीड में, या कोई बैक्टीरिया है जिसने लीवर को खराब कर दिया है, जैसे साल्मोनेला वगैरह, तो लीवर काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। लीवर के काम करने से बंद होने से क्या होता है या कम होने से ये होता है कि वो एल्ब्यूमिन बनाना बंद कर देता है। एल्ब्यूमिन बेसिकली ब्लड के अंदर पानी को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो होल्ड करने के लिए हम पानी को इस्तेमाल, वो एल्ब्यूमिन होता है, तो लीवर खराब होने से एल्ब्यूमिन कम होने लगता है ब्लड के अंदर। तो पानी रिस रिस के ब्लड से उसकी एब्डोमिनल कैविटी, मतलब उसके पेट में जमा होने लगता है। तो अगर पेट में पानी दिख रहा है किसी भी स्टेज में, तो उसका लीवर खराब हो रहा है। आपको उसके लीवर को बचाने के लिए
मतलब एक तो जिससे लीवर खराब हुआ है उस चीज को रोकना पड़ेगा, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, टॉक्सिटी है तो फीड चेंज करना पड़ेगा या फीड बंद करना पड़ेगा, और साथ साथ लीवर को सपोर्ट करने के लिए लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रोडक्ट मैंने बनाया था, एसाइटिस कहते हैं इस समस्या को, पेट में पीला पानी भरने की जो समस्या होती है वो साइटिस कहलाती है। और इसके लिए एक हमारा प्रोडक्ट है एसीटॉक्स, वो भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो बेसिकली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लड की बढ़ाता है। ब्रॉयलर में ज्यादा आती है समस्या। क्वेश्चन था। हेलो जी जी। सर मेरे पास लगभग 1000 सोनाली चीक्स है। हाँ फर्स्ट टाइम फार्मिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी सर वो 63 डेज के हुए हैं और उनका एवरेज वेट किया था तो लगभग 560 ग्राम आ रहा है। क्या वो 28 डेज में 1 kg गेन कर सकते हैं? 560 to 1 kg। कितने कितने चूजे हैं? 800 है। 800 है। और कितने कितने दिन में आया 560 ग्राम? 63 डेज में। कम है, वेट तो बहुत कम है। हाँ सर वेट बहुत कम है। तो आपने फीड कौन सा इस्तेमाल किया? कौन सा प्री स्टार्टर वगैरह यूज किया था? हाँ प्री स्टार्टर शुरू में किया था, उसके बाद फिर स्टार्टर चला है और अभी ओवर चल रहा है उनका। ये फीड ठीक नहीं था, वरना ये कम से कम 800-900 ग्राम का होना चाहिए था। सर मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही है। सर ने म्यूट कर लिया खुद को। सर आप अनम्यूट करिए। हाँ हाँ। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे लेयर फार्मिंग में रात में जब अपन फीडिंग देते हैं तो कुछ समय के बाद उनका एक निश्चित टाइम रहता है कि लाइट ऑटोमेटिकली बंद या बंद कर दिए जाते हैं। हाँ। और क्या ये देसी में भी यही सिस्टम करना पड़ेगा कि इनके लाइट जैसे जल रहे हैं तो उनको जलने दें? नहीं नहीं, देसी में भी बंद करनी चाहिए लाइट। लाइट बंद करना हाँ कोई वो नहीं है, फैशन नहीं है। लाइट इस वजह से बंद की जाती है कि जो मुर्गी अंडा बनाती है ना अंदर, जी जी, तो पहले जर्दी आएगी, फिर उसके ऊपर सफेदी चढ़ेगी, फिर उसके ऊपर वो खोल चढ़ता है कैल्शियम का, जो सख्त खोल होता है। जी। तो वो खोल, वो जो कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है अंडे के ऊपर, वो अंधेरे में ही होता है। अगर अंधेरा आप कम करेंगे तो वो खोल कच्चा रह जाएगा, जी। फूट सकता है अंडा, या ठीक से नहीं बनेगा, हैचेबिलिटी कम हो जाएगी उसकी, बच्चे नहीं निकलेंगे। अंडा सर इसमें जैसे प्रोडक्शन भी कम हो सकता है क्या? जैसे कहीं अंडा बिल्कुल कम हो जाता है प्रोडक्शन। आप कम से कम 8 घंटे की उसे अंधेरा देना चाहिए एक मुर्गी को। जी जी जी। कम से कम 8 घंटे। अंडे देने वाली मुर्गियों को 8 घंटे का अंधेरा देना चाहिए। ये लिख लो आप, ये लोग ये बात। और अली जी मीट प्रोसेसरी को उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें भी ये तो 8 घंटे का जो हम अंधेरा दे रहे हैं ये इस वजह से दे रहे हैं ताकि वो कैल्शियम डिपॉजिट कर सके ठीक से। और सर सारी लाइट बुझा दी, सर सारी लाइट बुझा दिए जाए, थोड़ा बिल्कुल अंधेरा सर? बिल्कुल अंधेरा, गुप अंधेरा कर दो। ओके और सर। मीट वाली को जरूरत नहीं है, मीट तो जितना वो खाएगी उतना मीट बढ़ाएगी, तो उसमें हमें जरूरत नहीं है कि उसे हम अंधेरे में रखें। सबसे रिक्वेस्ट है जी, पहले किसी का सवाल खत्म होने दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई पहले और सवाल जवाब पहले एक आदमी का खत्म होने दीजिए प्लीज। सही है सही है। चलिए, और लोग तो काफी हैं लेकिन कोई दूसरा ज्यादा। हेलो हाँ सर, मैंने ये पूछना था, जैसे 6 बजे हमको फीड आती है, ठीक है सर, और 10 बजे तक जैसे मतलब लाइट चलने दो, और बाद में अगर बंद कर दूं तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा उससे? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अब आपकी जो ये मुर्गी है ना 2.5 महीने से पार हो चुकी है, अब उसमें इतने ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई ये नहीं है ना कि दूसरे तक चढ़ जाएगी या कुछ ना ना ना, देखो अगर अंधेरा करने का एक तरीका होता है। अगर आपने पहले अंधेरा नहीं किया है और अभी आपको करना है
तो उसे धीरे धीरे करके आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एकदम से कर देंगे तो मुर्गी पैनिक में आ जाएगी, एक दूसरे को मारने लगेगी। हाँ, तो अंधेरा करना एक तरीके से किया जाना चाहिए वो। जैसे वो हाँ दो शर्ट है आमने सामने, जैसे दोनों में एक एक लाइट चलती है, हाँ तो बल्ब होता है। अगर मैं एक शर्ट का बंद कर तो दूसरे का चलने दो, फिर तो दोनों में जैसे लाइट आती है। मतलब थोड़ी बहुत से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा आप उसे किस पर्पस के लिए पाल रहे हो। अगर मीट के लिए पाल रहे हो तो एग के लिए पाल रहे हो। अगर एग के लिए पाल रहे हो तो उसे मतलब 10वें हफ्ते से फिर उसकी लाइट धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो। मतलब पहले से कम करनी चाहिए, वैसे तो पहले दूसरे हफ्ते से ही कम लाइट रखते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं। वैसे ट्रेनिंग के अंदर ना महसूस जी बहुत अच्छी तरीके से लाइट वाला बताएंगे, पूरा लिखवाएंगे आपको, वो शेड्यूल लिखवाया जाएगा। लेकिन मैं बस इतना बता रहा हूँ कि लाइट बंद क्यों की जाती है। सर मेरा एक स्टूपिड क्वेश्चन है जी। सर नमस्ते सर। एक मिनट, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता, स्टूपिड आंसर जरूर हो सकता है। नो सर मेरा स्टूपिड क्वेश्चन ही है सर जैसे मान लीजिए हम कुरैशी जी से ट्रेनिंग लेते हैं, हाँ, तो इन फ्यूचर हमें आपसे कुरैशी जी से असिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? प्लीज सर डोंट गेट मी रॉन्ग सर। क्यों नहीं मिलेगा? राइट सर। ये ग्रुप हमेशा रहेगा। और बहुत मतलब देखिए हर ट्रेनिंग में हर बैच में मतलब 30% लोग बहुत जेन्युइन होते हैं और वो जुड़े ही रहते हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं मतलब महसूस सर के साथ 10वें बैच से जुड़ा हूँ, 9वें या 10वें बैच से 16वां चल रहा है। राइट सर, आई एम द बिगनर सर, आई एम द बिगनर। अच्छा, तो वहां से बहुत से लोग ऐसे हैं उस बैच के भी जो मुझसे पर्सनली पूछते रहते हैं और उनका तरीका होता है बस पूछने का ना। अब वो आप समझ जाइए, वो कहने की जरूरत नहीं है बस। I got that sir, I got that. हाँ, अगर आप रिलेशन बना के रखना चाहेंगे श्योर सर, श्योर वो वाला तो कोई मसला ही नहीं है। श्योर सर, बिकॉज व्हाट द थिंग इज कि भी मैं ये जब आज मेरा पहला दिन है और मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई आपसे जुड़ने में बहुत फायदा है सर, कुरैशी जी से, स्पेशली कुरैशी जी से। देखो संबंध चलते हैं, कोई ये टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन नहीं है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग जी। यहाँ पे सब लोग मतलब फार्मर हैं, हम भी, मेरी फार्मिंग भी है। सर मेरा प्रश्न है सर। जी बताइए सर। यस सर। सर हम लोग आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, महसूस सर हमें आगे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने तभी ये ट्रेनिंग ज्वाइन किया थी। मुझे लगा कुरैशी जी की मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, तो आई वाज थिंकिंग भाई ये लोग ये बहुत ऐसी चीजें बताते हैं जो हमें पता ही नहीं है। आई एम ए बिगनर, वैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं जल शक्ति मंत्रालय में नौकरी करता हूँ। इनकी वीडियो देख के मैं स्विच कर रहा हूँ कि भाई मैं भी पोल्ट्री में आने की कोशिश करूँ। नहीं सही है, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मुझे लगता है आपको पोल्ट्री की सारी जानकारी यहाँ से महसूस सर जिस हिसाब से समझाएंगे और आगे सर जिस हिसाब से सुने आपको सारी समझ में आएगी। राजीव जी आप कहाँ से हैं जी? माफी चाहूंगा, आप कहाँ से हैं जी? मैं वेस्ट बंगाल जी। आप बंगाल से? राइट, मैं दिल्ली से हूँ जी, दिल्ली से। सर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। एक मिनट, ये ना अपना डिस्कशन आप लोग बाद में कर लीजिएगा। जितेन कलेता जी आप। सॉरी सर मेरा प्रश्न है सर। जी बताइए सर। जैसे देसी मुर्गी जो है ना, तो उनको सूजे जब आता हो तब कितना दिन तक सर ये करना चाहिए सर? ब्रूडिंग कितना दिन तक करना चाहिए ठंडी की सीजन में, और गर्मी का सीजन में कितना दिन चलेगा, कितना दिन तक सर ब्रूडिंग करना चाहिए सर? 14 दिन तक ना ये अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उस दिन तक ब्रूडिंग की जाती है। ब्रूडिंग का मतलब होता है मुर्गी जो होती है ना नॉर्मल कंडीशन में, वो अपने चूजों को गर्माहट प्रोवाइड करती है, गर्माहट देती है। समझ रहे हो? यस सर। वो चूजा चुगता तो खुद ही है, लेकिन उसे अपने अंदर संजोगे रखती है एक तरीके से, उसे कहते हैं हम ब्रूडिंग। और वो हमें लगभग 10 से 14 दिन तक बहुत इंटेंसिव ब्रूडिंग करनी है। यस सर। उसके बाद धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो अपना बॉडी का टेम्परेचर
वो बनाने लगता है, मेंटेन होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसे आप छोड़ सकते हैं खुले में। ये सब ब्रॉयलर के साथ भी ऐसे ही सेम ही होता है सर ब्रूडिंग? बिल्कुल ब्रॉयलर के साथ भी ऐसा ही होता है। ओके, थैंक यू सर। बॉयलर का फीड और देसी का फीड दोनों एक ही होता है या देसी के लिए भी फीड अलग से आता है? देसी का फीड अलग होता है, उसकी प्रोटीन एनर्जी काफी कम होती है, मतलब सस्ता बना सकते हैं देसी का फीड। ब्रॉयलर का बहुत महंगा बनता है। वो रेडीमेड आता है सर कि घर में बनाना? कौन सा? देसी का कंपनियां बनाती हैं, बहुत देसी सारी का। कंपनियां हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और घर में भी बना सकते हैं। सर देसी सस्ते को आप तो उससे सर अंडे में फर्क नहीं आएगा लेयर के लिए रखेंगे तो? ना अंडे में फर्क नहीं आएगा। सर देसी और बॉयलर के फीड को आप थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं जी? हाँ करेंगे, ट्रेनिंग में ये एक पूरा का पूरा सेशन होगा इस चीज का, पूरा बताया जाएगा आपको फीड के बारे में, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें डलती हैं, दवाइयाँ कौन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर, diseases during first week of brooding due to infection in yolk and medicines regarding to that diseases. जो मेडिसिन होंगी वो भी पूरा शेड्यूल महसूस जी बताएंगे आपको पहले उसमें ना। हाँ, पहले जो पहला हफ्ता भी बोलेंगे। बहुत बिल्कुल एकदम क्रूशियल इंफॉर्मेशन होगी वो, जो आपको दी जाएगी। आज का तो देखिए सेशन जो है ना, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी है कि आप लोग थोड़े से मतलब फ्री हो जाएं उस चीज से, और आगे हर चीज इसमें आप सोच सकते हैं कि 16वां बैच चल रहा है तो कितनी ट्रेनिंग एक तरीके से निखर चुकी होगी पिछले एक्सपीरियंसेस से, पिछली इंफॉर्मेशन से। उसका जो एक मतलब इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है जो आपको बताई जाने वाली है चीज़ें, आप जब ये ख़त्म करेंगे तो आप खुद ही अपने अंदर चेंज देखेंगे। आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार, जो हम ट्रेनिंग से पहले थे, बहुत से लोग इसमें दोबारा ज्वाइन किए हुए हैं, राजीव जी हैं और भी लोग हैं, तो ये पुराने बैच के हैं। तो इस वजह से नहीं ज्वाइन किया इन्होंने कि इन्हें मतलब पिछले में समझ में नहीं आया था या इसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, जस्ट मतलब अच्छा लगा इन्हें पिछली वाली ट्रेनिंग में। सर एक पूछना था सर जी, क्या मीट पर्पस के लिए और अंडे पर्पस के दो साथ में पाल सकते हैं? मीट को बाद में जब तैयार हो जाएगा, मीट बिक्री हो जाएगी, अंडे मतलब बचे रहेंगे सर, उसको अंडे के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा सर, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका है। जब तक उससे अंडे दे रहे हैं, मतलब अंडे दे रही है, अंडे लेते रहिए, और जब मीट के लिए हो तो वो मीट के लिए सेल कर दीजिए, या जब आप अंडा लेना उससे वो कर दें तो मीट के लिए सेल कर दीजिए। और कुछ ऐसे भी करते हैं कि कुछ मतलब फ्लॉक एक साथ पालते हैं और कुछ मीट के लिए कर देते हैं और आधा फ्लॉक अंडों के लिए रख लेते हैं। बट सर वही पूछा था सर, वही पूछा था सर। एक फार्म में क्या 2 लोग मुर्गी रख सकते हैं सोनाली का? क्या एक फार्म में ही 2 लॉट आगे पीछे करके रख सकते हैं सोनाली मुर्गी को? रखना नहीं चाहिए यार, बीमारी आ जाएगी नए लॉट में। सर ये सवाल मेरा भी था। नहीं रख सकते। नहीं सर, नॉट द दिस वन, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फार्म है, मे बी 400 गज का है, हाँ। उसमें तो पार्टीशन देके 2-3 ब्रीड रख सकता हूँ अलग अलग। हाँ वो रख जैसे सकते हो, लेकिन एक एज की होनी चाहिए। हाँ सेम एज की सर, जैसे मैंने RIR रख ली, FFG रख ली, कड़कनाथ रख ली, उसमें कोई इशू नहीं। कोई मसला नहीं। ओके सर। बड़े बड़े साइज का नहीं रख सकते हैं सर? ना नहीं रख, जो नया वाला फ्लॉक होगा ना वो उस पे आ जाएगा, रिस्क पे आ जाएगा, उसके अंदर बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर एक मेरा सवाल है। हेलो जी अकबर अली जी बताइए। सर, अगर हम मीट और अंडे के लिए रखते हैं दोनों एक साथ फ्लॉक, हाँ। और हमारा मीट का सेल हो जाए, अंडे वाला बचे, वो अंडे मतलब पेरेंट स्टॉक बनाकर अंडे फर्टाइल होंगे, अगर उन्हीं को हम रिसाइकल घुमाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बढ़िया रहेगा। सर एक सवाल और था मेरा, जो BSF कीड़े होते हैं वो मरी हुई मुर्गी भी खा लेते हैं, अगर उन मुर्गियों में कोई बीमारी हुई तो BSF खाएंगे, फिर हम उस BSF कीड़ों को फिर से मुर्गी में डालेंगे, तो क्या वो बीमारी लौटकर फिर से मुर्गियों में चली जाएगी? नहीं आती है ऐसा। ऐसा नहीं होता है ना सर? ना। ठीक है सर।
सर ये जो इन्होंने अभी ये बोला, इन्होंने ये क्या चीज होती है जो अभी इन्होंने भाई साहब ने बोला व्हाइट शर्ट वाले? बीएसएफ जो होते हैं एक मक्खी सर। होती है, के लार्वा होते हैं, इसके बारे में महसूस सर बताएंगे ट्रेनिंग में।